हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यू मैक्स एजुकेशन अब में आपका स्वागत है। और हम आज हिंदी व्याकरण में आगे जो कल टॉपिक चल रहा था उससे आगे हम चलेंगे। हमारा चैनल है HM UMax एजुकेशन हब। HM UMax एजुकेशन हब। हमारा पता है सीगरी 4 ईसा नगर, फतेहपुर सीकरी, आगरा 13 मोरी के बांध के पास, श्री जी मैरिज होम के सामने। ये हमारा पता है। यहाँ हमारे यहाँ 10th 9 10th 11 12th की क्लासें चलती हैं। और कल हमने शुरुआत की थी हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। कहाँ से शुरुआत की थी? हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी शब्द ईरानी भाषा का शब्द है। इसका हिंदी भाषा का विकास क्रम बताया था। हिंदी भाषा का विकास क्रम कहाँ से होता है बेटा? संस्कृत से। कहाँ से माना जाता है? संस्कृत से। तो संस्कृत सबसे पहले वैदिक संस्कृत, जिसमें किसकी रचना की गई थी? वेद और उपनिषद की। किसकी की गई थी? वेद और उपनिषद की। समय था इसका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। बेटा इसे 2 मिनट में रिपीट करना है हमें केवल। लौकिक संस्कृत समय था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। महाभारत और रामायण इसमें क्या लिखी गई थी? फिर बौद्ध ग्रंथ किसमें? पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध ग्रंथ किस में लिखे गए थे? पाली भाषा में। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर जैन ग्रंथ किस में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश सौरसैनी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका समय था। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकलती है? हिंदी, जिसके समय था 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा को। अब भाषा जो है वो भाष धातु से निकली हुई है। किससे? भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकट करना। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के माध्यम कितने बताए थे बेटा मैंने? 3। भाषा के माध्यम बताए थे 3: बोलना, लिखना और संकेत। बोलना, लिखना और संकेत। बोलना कैसा है? सरल। लिखना कैसा है? सरल और कठिन। संकेत कैसा है? कठिन। भाषा के कौशल कितने बताए थे? 4: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के कौशल कितने हो गए? 4। अब हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विशेष संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 हिंदी को राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है। हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया? 343 से 351। और भाग कौन सा है? 17। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कैसी होगी? देवनागरी होगी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी? 14। संविधान संशोधन 1967 के द्वारा पहला 1967 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? 15वीं सिंधी भाषा। संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई: नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। अब कितनी हो गई? 18 भाषाएं हो गई: नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो 4 भाषाएं और जोड़ी गई। वर्तमान समय में संविधान में 12 अनुसूची और 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। अब चलते हैं बेटा आगे। अब राजभाषा किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए हमें। क्या? राजभाषा। राजभाषा किसी राज्य विशेष में, किसमें? किसी राज्य विशेष में, किसी राज्य विशेष में सरकारी कामकाज करने हेतु, किसी राज्य विशेष में सरकारी कामकाज करने हेतु जिस
भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? राजभाषा। जैसे जैसे गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजरात में राजभाषा क्या है? गुजराती। कौन सी है? गुजराती। गुजरात में गुजराती। पंजाब में पंजाबी। पंजाब में कौन सी है? पंजाबी। तो बेटा हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सी होगी फिर? जब गुजरात में गुजराती है, पंजाब में पंजाबी है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी होगी? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा को हम बोलेंगे राजभाषा? उत्तर प्रदेश में हम हिंदी को राजभाषा बोलते हैं। किसे बोलते हैं? हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। अब क्या आ जाओ, राष्ट्रभाषा। क्या? राष्ट्रभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र में किसी राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा। सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रभाषा वो कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब आती है मातृभाषा। कौन सी? मातृभाषा। कौन सी बेटा? मातृभाषा। अब मातृभाषा कौन सी होती है बेटा? माता के मुख से बोले जाने वाली भाषा। माता के मुख से बोले जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? मातृभाषा बोलते हैं। माता के मुख से बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं बेटा? मातृभाषा बोलते हैं। माता के मुख से बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा कहलाती। कौन सी हो गई बेटा? मातृभाषा। अब आते हैं हम ये तो हो गई हमारी क्या? भाषाएं। भाषा के विविध रूप। ये हो गई हमारी कौन सी भाषा हो गई? मातृभाषा हो गई।
अब इसके बाद आती है, कौन सी आती है? बोली। क्या आती है बेटा? बोली। अब बोली क्या होती है? एक क्षेत्र विशेष में एक क्षेत्र विशेष में एक क्षेत्र विशेष में विचार विचार अभिव्यक्त विचार अभिव्यक्त का जो माध्यम विचार अभिव्यक्त का जो माध्यम होता है उसे बोली कहते हैं। उसे बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। कहता कैसा होता है? सीमित होता है। बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। जैसे जैसे कौन सी बोली जाएगी? बघेली, बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, अवधी आदि। अब आते हैं हम उपबोली। किस पर बेटा? उपबोली। अब उपबोली क्या होती है? जो एकाधिक स्थानीय बोलियों को मिलाकर, जो एक से अधिक बोलियों को मिलाकर बनती है उसे क्या बोलते हैं? उपबोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकाधिक बोलियों को मिलाकर का उपबोली का निर्माण होता है। उपबोली का निर्माण होता है। जैसे जैसे अवधी में पश्चिमी, जौनपुरी, की बनौधी उपबोली, बनौधी उपबोली। एकाधिक बोलियों को मिलाकर उपबोली का निर्माण होता है। जैसे अवधी में पश्चिमी जौनपुरी की बनौधी उपबोली है। क्या है? बनौधी उपबोली है। अब आ जाओ उपभाषा। क्या बेटा? उपभाषा एकाधिक बोलियां मिलाकर उपभाषा का निर्माण करती हैं। एक से अधिक उपबोलियां मिलकर क्या करती हैं? उपभाषा का निर्माण करती हैं। एक से अधिक
एक एकाधिक उपबोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती हैं। एकाधिक उपभाषाएं मिलकर एकाधिक बोलियां मिलकर क्या बनती हैं? उपभाषा बनती हैं। एकाधिक उपबोलियां मिलकर क्या बनती हैं? उपभाषाएं बनती हैं। अर्थात जब किसी बोली में साहित्य की रचना हो जाती है, साहित्य की रचना हो जाती है, तो वह उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। तो वह उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। जो कि बेटा एकाधिक उपबोलियां मिलकर ये डबल वन लिख गया। एकाधिक उपबोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती हैं। अर्थात जब किसी बोली में साहित्य की रचना हो जाती है तो वह उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये क्या है? उपभाषाएं। अब आ जाते हैं बेटा भाषा पर। किस पर? भाषा। अब एकाधिक उपभाषाएं एकाधिक उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक उपभाषाएं मिलकर एक हो जाती हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक उपभाषाएं मिलकर एक हो जाती हैं तो उन्हें भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत जैसे
हिंदी भाषा के अंतर्गत पूर्वी हिंदी व पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी व पश्चिमी हिंदी। ये होती हैं बेटा हमारी आज का ये यहाँ से राजभाषा। किसी राज्य विशेष में सरकारी कामकाज करने हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। किसी सरकारी कामकाज को करने के लिए जिस भाषा कामकाज करने हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, किसी राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। मातृभाषा, माता के मुख से बोलने जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा। बोली किसे कहते हैं? एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्त का जो माध्यम होता है उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। उपबोली, एकाधिक बोलियों को मिलाकर क्या बनती हैं? उपबोली का निर्माण होता है। जैसे अवधी में पश्चिमी, जौनपुरी की बनौदी उपबोली। अब उपभाषा, उपभाषा क्या होती है? एकाधिक उपबोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती हैं। अर्थात जब किसी बोली में साहित्य की रचना हो जाती है तो वह उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी भाषा, एकाधिक उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक उपभाषाएं मिलकर एक हो जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत पूर्वी हिंदी व पश्चिमी हिंदी। अब आते हैं बेटा हम अपने टॉपिक पर जो हम शुरू करने वाले हैं, व्याकरण। क्या करने वाले हैं बेटा? व्याकरण। इसमें आज बेसिक बताऊंगा। व्याकरण शब्द विधन आधन करण, विधन आधन करण से मिलकर बना है। विधन आधन करण से मिलकर बना है। अर्थात इसका अर्थ क्या है? भली भांति समझना। इसका अर्थ क्या है बेटा? भली भांति समझना। व्याकरण का अर्थ क्या है? भली भांति समझना। अब क्या लिखेंगे हम इसकी परिभाषा? दिख रहा है बेटा? हाँ चलो देख। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा को भली भांति समझने के लिए भाषा को भली भांति भली भांति समझने के लिए भली भांति समझने के लिए प्रयोग, भली भांति समझने के लिए प्रयोग किया जाता है।
भली भांति समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो किसी भाषा के शुद्ध लेखन शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। हाँ, थोड़ा व्याकरणिक परिभाषा क्या है? व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा को भली भांति समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भाषा है उसे समझने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्याकरण। अर्थात जो किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। अर्थात जो किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? 3। पहला हो जाएगा वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा क्या हो जाएगा? वाक्य विचार। हिंदी व्याकरण को हम कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? 3 भागों में। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अब बेटा हम कल जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे हम शुरुआत? वर्ण विचार से। कहाँ से करेंगे बेटा? वर्ण विचार से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहें और इसे समझते रहें, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे आपके एक क्लिक से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है केवल, और कुछ नहीं मिलता इससे ज़्यादा। धन्यवाद।